नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, जब तबाही सालाना त्यौहार बन जाए तो बात राहत और बचाव कार्य की पैरोडी सुनाने से नहीं बनने वाली है। ठोस उपाय करने पड़ेंगे जो कि दूर दूर तक कहीं से भी दिखाई नहीं देता है, न तो राज्य की तरफ से और न ही समाज की तरफ से। देश के हिमालयी राज्यों से इन दिनों तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली है। आप सभी ने उन्हें देखा होगा, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो या फिर अरुणाचल प्रदेश। सभी जगह कमोबेश एक जैसे हालात। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण इन राज्यों में सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। हजारों करोड़ रुपयों की संपत्तियां तबाह हो चुकी हैं। गांव के गांव पानी में बह गए, सड़कें बह गई, इमारतें बह गई, गाड़ियां बह गई, पशु बह गए, फसलें बह गई। और अब परेशान करने वाली बात ये कि हिमालय की इस तबाही का असर अब मैदानों तक भी पहुंचने लगा है। देश में अनाज का कटोरा कहा जाने वाला पंजाब राज्य इन दिनों बुरी तरह बाढ़ से पीड़ित है। 23 जिले और 1400 से अधिक गांव पंजाब के बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। तो हिमालय में आपदा के जो हालात हैं, पंजाब में आपदा के जो हालात हैं, ये इस बात का संदेश दे रहा है कि यदि हिमालय में आपदा आएगी, हिमालय में तबाही होगी, हिमालय संकट में होगा तो मैदान भी बचने वाले नहीं हैं। और यहाँ हैरान करने वाली बात ये कि जो इलाके इन दिनों बाढ़ से पीड़ित हैं, उन्हीं इलाकों को मानसून के बाद बूंद बूंद पानी के लिए तरसना है। तो बारिश के मौसम में बाढ़ और गर्मी के मौसम में सुखाड़। देश में बाढ़ और सुखाड़ की ये आपदा साल दर साल, दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही। मगर अफसोस कि इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है, न तो सरकार का और न ही समाज का। जब आपदा आती है, तबाही की तस्वीरें आती हैं, तो थोड़े दिनों के लिए शोर शराबा होता है और उसके बाद हम उन तस्वीरों को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं और उन्हीं सारी गतिविधियों में फिर से लिप्त हो जाते हैं जिनके कारण ये आपदा अगले साल और अधिक तबाही के साथ हमारे दरवाज़ों पर दस्तक देने पहुंच जाती है। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया के जाने माने पर्यावरण विज्ञानी, मैग्सेसे अवार्डी, स्टॉकहोम वाटर प्राइज विनर और पीपुल्स वर्ल्ड कमीशन ऑन ड्राट एंड फ्लड के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह से आज हम जानेंगे कि हिमालय में आपदा के जो हालात बने हुए हैं और ये हालात साल दर साल लगातार गंभीर होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है और उन कारणों का निवारण क्या है। हिमालय की आज की जो आपदा है, जो अब पिछले 10-15 सालों से बहुत तेज़ी से हर साल कुछ ना कुछ आपदा हिमालय में आती रहती है, ये हमने पैदा की है, ये मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक नहीं है। हमारे लालची विकास ने हिमालय के हिमाचल में पानी की पनबिजली योजनाएं और उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड, बड़े बड़े बांध, टनल, ये सब हिमालय को हिला रहे हैं और इनके हिलने से हिमालय दरक रहा है, टूट रहा है, बह रहा है। ये जो हिमालय की नीति हमने बहुत पहले बनाई थी, हमने हिमालय की नीति का पालन नहीं किया। इसलिए हम हिमालय को यदि बचाना चाहते हैं तो हमें हिमालय की हरियाली और उससे निकलने वाली जलधाराओं की समृद्धि का ख्याल रखना पड़ेगा। और उनकी समृद्धि होती है हिमालय के ऊपर जो जंगल हैं, हिमालय के ऊपर जो पेड़ पौधे हैं, हिमालय की जो मिट्टी है, उसको वहाँ बने रहना। आज हिमालय की मिट्टी, हिमालय के कंकड़ पत्थर और हिमालय के लोग सब पानी के साथ बहकर नीचे आ रहे हैं। ये जो सब अतिवृष्टि, बादलों का फटना, भूकंप का आना, ये हिमालय के अपने संतुलन के बिगड़ने के कारण हुआ है। इसलिए हिमालय का संतुलन हमने बिगाड़ा है, कुदरत ने नहीं बिगाड़ा। हिमालय एक स्वस्थ यंग जवान पर्वत श्रृंखला है, उसको संवेदनाओं की और उसको हमारी जो
उसके साथ जो रिश्ते हैं उन रिश्तों की गहराई चाहिए। यदि हमारे रिश्ते हिमालय के साथ ठीक नहीं हैं तो हिमालय भी अपना क्रोध दिखाएगा और हमें बर्बाद करेगा। लोगों का कहना है कि आपदाएं पहले भी आती रही हैं। आपदाएं मतलब बारिश होती रही है, पहाड़ भी दरकते रहे हैं, लेकिन आज जो तबाही का मंजर है इस तरह की तबाही नहीं होती थी। तो आज जो इतनी बड़ी तबाही हो रही है उसके पीछे क्या वजह है? पहले ये घटनाएं बहुत कम होती थी, जब प्रकृति में हलचल होती थी, जब प्रकृति अपनी हलचल से कुछ स्वरूप बदलती थी, तब कभी 100 साल में, 50 साल में, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल में ऐसी एक आध छोटी मोटी घटनाएं होती थी। अब तो हर साल होती हैं, और एक जगह नहीं और एक राज्य में नहीं, हिमाचल में भी, उत्तराखंड में भी, पूरे हिमालय में, भारत का जो हिमालय का हिस्सा है उस पूरे हिमालय में, नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बर्बादी हो रही है। ये जो बर्बादी है, ये बर्बादी जो जिस तरह से भारत के भू सांस्कृतिक मानचित्र के बिना हमने विकास के काम किए, उन विकास के कामों ने हिमालय की संवेदनाओं को हिमालय में बनने वाली योजनाओं के साथ जोड़ा नहीं, उनसे डिसइंटीग्रेट किया, उनसे अलग किया। तो जब हम हिमालय की संवेदनाओं से अपनी संचेतना को अलग कर लेते हैं, तब हिमालय में ऐसी ही बर्बादी होती है जैसी अब हो रही है। अब हमारी जो संचेतना है वो बहुत लालची हो गई है। हम केवल नदियों को माई कहते हैं और उनसे कमाई के रास्ते ढूंढते हैं। हिमालय को हम अपना बाप कहते हैं और हम उसके साथ सारे पाप करते रहते हैं। हम जब धर्म के नाम पर अधर्म करने लगे हिमालय के साथ, तब ये बर्बादी का जो मंजर है वो हमें दिखने लगता है। ये जो ऑल वेदर रोड था, इसने जिस तरह से उत्तराखंड में सारे हिमालय को काट के नदियों में भर दिया, नदियों का तल ऊपर उठ गया और जो पानी नदियों में बहना चाहिए था वो अब मिट्टी पत्थर से पानी का बांध बना के नए नए अपने आप कुंड बना देता है, पहाड़ को काट देता है। ये जो सब करामातें हैं, ये हमारी करामातें हैं। इन करामातों को हमें समझ लेना चाहिए कि ये प्रकृति विरोधी हैं, और जब इंसान प्रकृति विरोधी हो जाता है तब प्रकृति खुद विनाश करने लगती है, प्रलय पास आने लगती है। हम भारतीय लोग जिनकी आस्थाओं में प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा हमारे व्यवहार और संस्कार का हिस्सा थी, वो भारतीय अब अपनी भारतीय आस्था से, प्रकृति की रक्षा से, प्रकृति के प्रेम से और प्रकृति के सम्मान से दूर हटता जा रहा है। इसलिए हिमालय ने अपना गुस्सा दिखाया है, और वो गुस्सा अब हर बार हर समय दिखाता रहेगा यदि हम हिमालय के साथ सम्मान नहीं करेंगे। इस वक्त ज़रूरी है हिमालय से प्यार करना, हिमालय का सम्मान करना, और हिमालय की हरियाली जो हमने लूटी है उसको वापस हिमालय में बना देना। जब हिमालय में हरियाली आएगी तो पूरे साल हिमालय के नौले खाले सदैव बहते रहेंगे शुद्ध सदा नीरा होकर, और फिर पानी एकदम से नहीं आएगा। अभी तो जिस दिन बारिश आती है उस दिन पानी तेजी से दौड़कर नीचे आ जाता है और नीचे आतंक मचा देता है, शहरों को डुबो देता है और गांव के गांव पलट देता है। ये जो बर्बादी का मंजर है, ये जो बर्बादी का दृश्य है, ये बर्बादी का दृश्य हिमालय ने अपने आप नहीं किया, हमने हिमालय से करवाया है। साल के शुरू में हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी की एक बैठक थी जिसमें कि वहाँ के चीफ सेक्रेटरी ने इस बात को स्वीकार किया कि पिछले 30 सालों में हम अपना 50% ग्लेशियर गंवा चुके हैं। तो यदि पिछले 30 साल में 50% ग्लेशियर खत्म हो गया तो इसका मतलब यदि बहुत चलेगा ग्लेशियर तो 30 साल और चलेगा। तो आप गंगा के लिए फिर से आंदोलन शुरू कर रहे हैं, उसकी कोशिश में लगे हुए हैं, और इधर जब ग्लेशियर ही नहीं बचेगा, हिमालय ही नहीं बचेगा, तो फिर गंगा बहेगी कैसे? और ये सिर्फ हिमाचल की नहीं, जितने हिमालयी राज्य हैं सब जगह लगभग यही स्थिति, सबकी यही है। तो ग्लेशियर पिघल के
हिमालय को पानी से नीचे की तरफ भरते जाते हैं, और जब हिमालय का पेट पानी से भरता रहता है तो फिर वो धरती में जगह जगह निकलकर नोले खालों से, छोटे छोटे स्प्रिंग्स और झरनों से फिर हमारी बड़ी नदी बनाता है। ये जो नदी का विज्ञान है वो हमेशा ये बताता रहा है हमें कि हिमालय की हरियाली ही नदियों को शुद्ध सदा नीरापन देती है। हिमालय की हरियाली ही नदियों की पवित्रता के प्राण है। इस दर्शन के साथ जब हम ये समझने लगते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि हम जो पानी पूरे साल धीरे धीरे नदियों में आना चाहिए उसको हम हरियाली से धरती के पेट को रिचार्ज करें, पुनर्जीवित करें, और फिर वो पानी शुद्ध सदा नीरा हमें मिलता रहे। लेकिन अब हम उस विज्ञान को काम में नहीं ले रहे हैं। अब हम जगह जगह नदियों पर बड़े बड़े टहरी डैम जैसे बांध बना रहे हैं। हमने 3 बांध रद्द कराए, लुहारी नागपाला, पाला मनेरी और भैरव घाटी। वो इसीलिए रद्द कराए थे उस वक्त 2010 में कि भाई हम अगली पीढ़ी को ये बता सकें कि हमारी नदियों की जो पवित्रता है, नदियों का जो प्राण है, वो ये जो बड़े बांध हैं ये नष्ट कर देते हैं। तो जो टनल बन रही हैं इनके विरोध में तरुण भारत संघ के उपाध्यक्ष प्रोफेसर GD अग्रवाल ने अपना बलिदान दिया और बहुत सारे संतों ने इस काम में अपनी आहुति दी। मेरा कहना ये है कि हमारी सरकार को अब इन हिमालय के और नदियों के रिश्ते को समझ लेना चाहिए और ग्लेशियर को समझ लेना चाहिए। मैं जानता हूँ कि सरकार में बहुत लोग हैं, पर क्यों नहीं करते वो काम, ये मुझे समझ में नहीं आता कभी भी। यदि मैं कहता कि ये अज्ञानी लोग हैं तो अलग बात थी, पर मैं कह रहा हूँ ये अज्ञानी नहीं है, ये ज्ञानवान लोग हैं सरकार में। लेकिन ये उल्टे काम क्यों कर रहे हैं, इससे लगता है कि इनका जो ज्ञान है वो हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीं है। वो प्रकृति की संस्कृति को नहीं समझते हैं, वो प्रकृति का जो चलन है उसको नहीं समझते हैं, और प्रकृति की जो विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नहीं, जो जैव विविधता है उसको नहीं पहचानते हैं या उसके साथ उसको बचाना नहीं चाहते हैं। इसलिए ये जो सब हिमालय में बर्बादी का मंजर आ रहा है, ये हमारी ये जो आधुनिक अथॉरिटीज़ हैं जिनको हम देश चलाने वाले कहते हैं, उन लोगों को इस हिमालय के साथ और नदियों के साथ और ग्लेशियर के साथ संवेदना नहीं है। यदि उनकी संवेदना होती तो हिमालय की संवेदना से मिल जाती। हिमालय की संवेदना और लोगों की संवेदना जब एक होती है तब हिमालय सदैव खड़ा रहता है। आज हिमालय ऐसा लगता है जो कि बहुत जल्दी से वो अपने गुस्से में नष्ट हो जाएगा। तो आपने तो खास तौर से गंगा आंदोलन और यमुना आंदोलन के समय सरकार के साथ काफ़ी काम किया है और उसमें कुछ आपको सफलता भी हासिल हुई थी, मगर सरकार का जो रवैया रहा है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की स्थिति है इसमें सरकार कुछ करेगी, इस आपदा को रोकने के लिए कोई ठोस पहल कर सकती है, और यदि करती है या नहीं करती है तो उसमें आप अपनी भूमिका कहाँ देखते हैं, आपकी क्या उसे लेकर की योजना है? देखो, पहले थोड़ी सीड ऑफ होप थी जब भागीरथी नदी पर 3 प्रोजेक्ट रद्द हुए जी। अब तो जो ऐसी बात भी करता है उसको हमारी सरकार राष्ट्रद्रोही कहने लगती है। फिर बाद में जब वो मर जाता है या चला जाता है फिर माफ़ी मांगते हैं कि भाई हमारे से गलती हो गई। तो ये जब वो जिंदे हैं, जब वो बोल रहे हैं, जब वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तब तो उनको राष्ट्रद्रोही कह देते हो तुम, और जब वो मर जाते हैं फिर ट्वीट करते हो कि भैया अब ये बुरा हुआ है, कितना बड़ा विद्वान हमारे बीच से चला गया। तो भाई ऐसा मत करो, आप ज़रा समझ लो, इस देश का प्रत्येक नागरिक इस देश का नागरिक है और वो इस देश की समृद्धि चाहता है, इस देश की खुशहाली चाहता है, इसीलिए वो सच बोलता है। तुम्हारे जो नौकर हैं, तुम्हारे जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो सच नहीं बोलते, वो तुमसे डरते हैं।
इसलिए वो जो तुम कहोगे वो तुम्हारी आंखों का इशारा देखते हैं। जो तुमने कहा तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाएंगे और उसी काम को कर डालेंगे। और तुम्हें तो जनता को खुश करना है, और जनता तो लालची हो गई है। तो जब जनता लालची हो जाती है तो वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में ज़्यादा घिर जाती है। तो राज और समाज आज ऐसा लगता है कि दोनों विकास के लालची हो गए हैं। इसीलिए पूरा फोकस सरकारों का इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं है। हिमालय हमारा नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी गंगा और यमुना हमारा नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमें जीवन देता है। अरबों करोड़ों लोगों को जीवन की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में मदद करता है। पर हमारी सरकारों का इस नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान नहीं है। इसको लूटना, इसको पोल्यूट करना, इस पर अतिक्रमण करना, ये सब हमारे सरकार के चरित्रों में इनबिल्ट हो गया है। इसलिए ये समस्याएं हमारी बढ़ रही हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी अच्छी सरकार है तो जल्दी से ये जो बर्बादी चल रही है हिमालय में, इसके रिज से, चोटी से ही जहाँ पानी दौड़कर नीचे आता है वहाँ उसको ऊपर चलना सिखा दो। जब वो चलने लगेगा तो फिर धरती के पेट में जाएगा, तो धरती के ऊपर से हिमालय को काटेगा नहीं, फिर वो धरती के हिमालय के अंदर से धीरे धीरे छोटे छोटे नौले खोले और झरनों के रूप में जगह जगह निकलेगा। जो झरने आज सूख गए हैं वो दोबारा से पुनर्जीवित हो जाएंगे। पर उन झरनों को पुनर्जीवित करने के लिए हमें नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की ज़रूरत है। आज हमारा नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर बीमार है और वो बीमार होकर बर्बादी की तरफ हमें लेके जा रहा है। वो हिमालय हमें उसी बर्बादी में ले जा रहा है, नदियाँ भी हमें उसी बर्बादी में लेके जा रही हैं। इसलिए आप जरा इनका सम्मान करके, इनको समझ के, इनकी संचेतना से आगे बढ़िए, इसी से देश आगे बढ़ेगा। भारत 92 भू सांस्कृतिक विविध क्षेत्रों में बटा है। इनकी जो भू सांस्कृतिक विविधता है उसको समझकर हर क्षेत्र में, हर रीजन में उसकी ज़रूरत के अनुरूप काम करो। यदि तुम पूरे भारत में एक जैसा काम करोगे तो कहीं वो विनाश करेगा और कहीं वो सबको बहा देगा। इसलिए जब हम भारत का भू सांस्कृतिक मानचित्र तैयार करके उसकी जो एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट करके, प्लान करके काम करेंगे तो भारत में फिर ऐसा बिगाड़ नहीं होगा। फिर भारत का नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ेगा नहीं, फिर भारत की नदियाँ बिगड़ेंगी नहीं, फिर भारत की नदियाँ शुद्ध सदा नीरा होकर बहेंगी और हिमालय हमारा समृद्ध रहेगा। तो इसका अंत आप कहाँ देखते हैं? मुझे लगता है कि हमारी सरकार को अभी भी वक्त है जल्दी से हिमालय की हरियाली बढ़ाने का एक मुश्त कार्यक्रम बनाना चाहिए। अभी भी हिमालय को आप बचा सकते हैं और इसमें टनल, माइनिंग, बड़े बांध एकदम बंद कर देने चाहिए। हिमालय को हमारा तीर्थाटन देवभूमि है, उसको देवभूमि की तरह रहने दो। उसमें ऑल वेदर रोड बना के 4 धाम की यात्रा को टूरिज्म में मत बदलो। ये जो आपने तीर्थाटन को पर्यटन में बदला है, इसका खामियाजा ये देश भुगत रहा है। अब लोग वहाँ मौज मस्ती के लिए जाते हैं, अब वहाँ हिमालय में हिमालय की संवेदनाओं से अपनी ऊर्जा को पोषित करने नहीं जाते, अपनी आत्मा का पोषण नहीं करते हैं अब हिमालय में, अब तो मन का पोषण करते हैं। तो जहाँ जहाँ लोगों का मन ले जाता है वहाँ वहाँ गाड़ियों में बैठ के फर्राटे से हेलीकॉप्टर में जाके चले जाते हैं। इसका खामियाजा भारत की जनता और भारत का राज, भारत का समाज और भारत के सब लोग भुगत रहे हैं। इसको रोकना है तो दोबारा हिमालय में पर्यटन को रोको और तीर्थाटन बनाओ। लोग पैदल जाएं, जहाँ भी जाना है, जो जा सकते हैं वो जाएं, जो नहीं जा सकते हैं नहीं जाएं। कोई सबको जाना ज़रूरी है हिमालय में? हिमालय बुलाता था पहले, और जब हिमालय बुलावा देता था तब भारत के वानप्रस्थी लोग, सन्यासी लोग और भारत के युवा लोग हिमालय में पहुंच जाते थे।
अब तुम हिमालय के बुलावे का इंतजार नहीं करते, अब तो तुम उसकी छाती पे जाके चढ़ जाते हो ऑल वेदर रोड में बैठ के गाड़ी में। अब तुम जब हिमालय की छाती पे चढ़ोगे तो हिमालय तुम्हें गुस्सा नहीं दिखाएगा, वो ज़रूर गुस्सा दिखाएगा। इसलिए यदि हिमालय का गुस्सा शांत करना है तो हिमालय की माइनिंग, हिमालय के टनल, हिमालय के बांध बनाना बंद करो और हिमालय को पुनर्जीवित होने दो। तब हिमालय में फिर वो सुख समृद्धि और शांति आएगी, जिस सुख समृद्धि शांति के लिए भारत के वानप्रस्थी और सन्यासी और युवा जाया करते थे। यानी कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेदार, बिल्कुल जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ने खुद ने हिमालय की नीति बनाई थी। अब सरकार अपनी हिमालय की नीति को भूल गई है, अब उसको पलट के ही नहीं देखती। अब हिमालय नीति के विपरीत सारे काम हो रहे हैं। तो मित्रों, आपने राजेंद्र सिंह को सुना। उन्होंने हमें विस्तार से बताया कि हिमालय में आपदा के जो हालात बने हुए हैं और ये हालात दिन पर दिन, साल दर साल गंभीर होते जा रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है और उन कारणों का निवारण कैसे किया जा सकता है और इस आपदा को कैसे पलटा जा सकता है, इसका स्थायी समाधान कैसे किया जा सकता है। तो यदि हमें अपने हिमालय को बचाना है, अपने मैदानों को बचाना है, अपने देश को बचाना है या कहें कि खुद को बचाना है, तो हमें उन सभी उपायों पर ठोस तरीके से अमल करना होगा जिन उपायों का जिक्र राजेंद्र सिंह ने इस चर्चा के दौरान हमारे साथ किया है। तो आज की सभा में बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, अपनी राय से हमें अवगत कराएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ये चर्चा आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, मित्रों परिचितों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह की चर्चा लेकर के आएँ तो उसकी सूचना तत्काल आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे किसी नए विषय, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।